फ्रेंड्स, आज हम लोग 14 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। तो भारत ने दुर्लभ आनुवांशिक बीमारियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्या है उपलब्धि? तो 28 चिकित्सा और शोध संस्थानों ने मिलकर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर यानी कि एलएसडी के लिए देश का पहला सरकारी समर्थित राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े इस पहल में 15 राज्यों से 530 मरीजों के जैविक नमूनों को एकीकृत किया गया है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित यह बायोबैंक सस्ती जांच तकनीक और उपचार विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। ये 70 से अधिक दुर्लभ वंशानुगत चयापचय संबंधी रोगों का एक समूह है जो विशेष एंजाइमों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, और जब ये एंजाइम या उनके सक्रियकर्ता अनुपस्थित होते हैं तो ये कोशिकाओं के भीतर वसा और शर्करा का संचयन होने लगता है, जिससे धीरे धीरे अंगों की क्षति होती है। अभी भारत में इस अनुमानित 12,000 से अधिक मरीज इन विकारों से पीड़ित हैं, और ये जो सैंपल भी लिए गए हैं 15 राज्यों से 530 मरीजों के, उनमें से मात्र 8 जीवित हैं जिनका उपचार चल रहा है, बाकी सब मर चुके हैं। तो सोच लीजिए ये कितना घातक बीमारी है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। तो इसके लिए सरकार के द्वारा समर्थन से राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया गया है। इस पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो अहमदाबाद स्थित फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंडोक्रिनोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, इन दोनों के द्वारा इस पहल का नेतृत्व किया जा रहा है। ये जो बायो बैंक है, ये एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें क्लिनिकल और जीनोमिक डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक गृह मंत्रालय के एक निर्देश से संबंधित है। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है कि अब किसी भी आधिकारिक आयोजन में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर इन दोनों को प्रस्तुत किया जा रहा है तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जनगण मन गाया जाएगा, यानी कि पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। निर्देश के अनुसार राष्ट्रगान यानी कि वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे आधिकारिक आयोजनों में पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य हैं। और आप लोग को पता होगा कि इस बार 2026 में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का जो थीम था वो भी वंदे मातरम पे ही आधारित था। तो उसी के उपलक्ष्य में ये भी निर्णय लिया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि जब भी वंदे मातरम का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाएगा तो सम्मान स्वरूप उपस्थित सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना होगा। हालांकि इसमें भी एक छूट दी गई है कि अगर इसे किसी डॉक्यूमेंट्री या समाचार फिल्म के हिस्से के रूप में चलाया जाता है तो खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा, तब आप बैठे भी रह सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर गाया जाएगा तो आपको खड़ा होना अनिवार्य है। नए निर्देश के अनुसार वंदे मातरम किन किन अवसरों पर प्रस्तुत किया जाएगा? तो अगर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है तो उस समय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अवसर पर, सांस्कृतिक और औपचारिक समारोहों में, लेकिन परेड को छोड़कर, ठीक है। और सार्वजनिक कार्यक्रम में अगर राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है तो उस समय गाया जाएगा। मंत्रियों की उपस्थिति वाले जो महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं उसमें गाया जाएगा। तो गृह मंत्रालय के अनुसार स्कूलों में भी दैनिक गतिविधियों की शुरुआत वंदे मातरम के साथ की जानी चाहिए तथा शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो ये गृह मंत्रालय का निर्देश है कि अब स्कूल में भी इसको गाया जाना चाहिए। वंदे मातरम की रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी, और 1950 में संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत, वही जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक
ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। तो अदानी पावर ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए एक नई सहायक कंपनी अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड के गठन की घोषणा की है। ये जो कंपनी है अदानी, इसके अनुसार नई कंपनी का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन करना, संचलन करना और वितरण करना होगा। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की दिशा में कदम बढ़ा रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस कदम का? तो बिजली मांगों को जो अभी बिजली मांगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं उनको पूरा करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना। तो इस उद्देश्य से सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को स्वीकृति दी है और उसी स्वीकृति के परिणाम स्वरूप अदानी कंपनी ने अपनी एक नई कंपनी शुरू की है परमाणु ऊर्जा के लिए। वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन को मुख्य रूप से कौन रेगुलेट करता है? तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है भारत में, और ये एक सरकारी उपक्रम है। वर्तमान में भारत की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो लगभग 8.8 गीगावाट ये भारत की अनुमानित परमाणु ऊर्जा क्षमता है। नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड रेडियो डे से संबंधित है। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है और ये दिन 1946 में यूनाइटेड नेशंस रेडियो की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड रेडियो डे की? तो रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज ए टूल नॉट अ वॉइस, यानी कि रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI सिर्फ एक टूल है, आवाज़ नहीं। ये इस बार की वर्ल्ड रेडियो डे की थीम है। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत 2011 में अपने 36वें जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी, जिसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2012 में अपनाया था। ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है, इसको 1936 में शुरू किया गया था और प्रसार भारती के तहत ये काम करता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये ऑल इंडिया रेडियो का मोटो है और इस मोटो के साथ ये भारत के लगभग 99.19% आबादी को सर्विस देता है और भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 92% ये कवर करता है। भारत के रेडियो मैन के बारे में आप लोग जानते हैं? यूपी के अमहोरा के राम सिंह बौद्ध को भारत का रेडियो मैन कहा जाता है और इनको 2025 में 1257 रेडियो रखने के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में पहचान भी मिली हुई है, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा कलेक्शन है रेडियो का। इन्होंने प्रॉपर रेडियो म्यूजियम खोला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। तो 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMO ऑफिस को मशहूर साउथ ब्लॉक से रायसीना हिल पर नए बने सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया है। इस शिफ्टिंग के साथ ही PMO की साउथ ब्लॉक में 78 वर्ष की मौजूदगी खत्म हो गई है, जहां यह आज़ादी के बाद से काम कर रहा था। तो अब नया PMO ऑफिस कहाँ हो गया है? तो सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में। और PMO को सेवा तीर्थ में शिफ्ट करने का मकसद क्या था? तो इसका मकसद यही है कि खास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है उसको एक डिजिटल इंटीग्रेटेड मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में एक साथ लाना। इस नए कैंपस में क्या क्या होगा? तो प्रधानमंत्री ऑफिस होगा, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होगा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट भी इसी में होगा। पहले ये सारे अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन अब एक ही बिल्डिंग में ये सब हो गए। तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स है इसमें 3 बिल्डिंग्स आपस में जुड़ी होंगी, जिसमें पहला है सेवा तीर्थ जिसमें PMO ऑफिस होगा। उसके बाद सेकंड है सेवा तीर्थ 2, इसमें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होगा। और तीसरा है सेवा तीर्थ 3, इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और NSA का ऑफिस होगा, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ऑफिस इसी में होगा। और साउथ ब्लॉक जो है ये 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान पूरा हुआ था और इसमें जवाहरलाल नेहरू के तहत आज़ादी के बाद
पहली कैबिनेट मीटिंग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नए परिसर में आदर्श वाक्य अंकित होगा, नागरिकों का देवो भव, जिसका अर्थ होता है नागरिक भगवान के समान हैं। सरकार ने 13 फरवरी का ही दिन क्यों चुना है इसके लिए, तो इसके पीछे भी इतिहास है। 13 फरवरी 1931 को ब्रिटिश शासन के दौरान नई दिल्ली को औपचारिक रूप से भारत की आधुनिक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। इसीलिए भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी का ही दिन चुना गया है, ताकि 2026 में सरकार ने इस तारीख को चुनकर नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में 95 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मनाया है इसके साथ साथ। तो इसलिए 13 फरवरी का दिन चुना गया था। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है नेशनल वुमेन्स डे से संबंधित। तो ये कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी को मनाया जाता है और हर साल 13 फरवरी को भारत सरोजनी नायडू की जयंती के स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1979 को हैदराबाद में हुआ था और उन्हें उनकी गीतमय और देशभक्तिपूर्ण कविताओं के कारण भारत की कोकिला की भी उपाधि प्राप्त हुई थी। सरोजनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी और इसके साथ ही उन्होंने 1947 में संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश है, उसकी पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव बुक में मिल जाएंगे, लूसेंट में भी मिल जाएगा कि भारत की पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो भी सरोजनी नायडू। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे स्वर्णिम दहलीज जो 1905 में आई थी, उसके बाद समय का पक्षी ये 1912 में, टूटा हुआ पंख और भारत का उपहार, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम में भी अलग अलग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ भी सक्रिय रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब में सारे आंदोलन में भी ये सक्रिय रही थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी इन्होंने, सरोजनी नायडू ने अहम भूमिका निभाई थी। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।